अगर आपके हौसले बुलंद हो और इच्छा शक्ति प्रबल हो तो आप अपनी मंजिल पाकर ही रहेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, लोग कई बार हताश और निराश हो जाते हैं क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो और आपके हौसले बुलंद हैं तो आपकी मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज हमारे इस खास शो में छू लो आसमान में एक ऐसी ही शख्सियत है जो अपने हौसले से, भले ही शारीरिक रूप से वो दिव्यांग हो, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और अपने जज्बे को इस कदर मजबूत किया कि लोग आज उन्हें सलाम कर रहे हैं, लोग उनके जज्बे का लोहा मानते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से किया, किस तरह से अपनी मंजिल को उन्होंने हासिल किया है और आज वो किस मुकाम पर हैं, ये तमाम बातों का आज हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ऐसे ही बात करें तो ऐसी हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कहें तो वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर अपना एक मुकाम हासिल किया है। वो लगातार कई एक्टर एक्ट्रेस के वॉइस के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो पोएट भी हैं, जब दिल करता है तो लिखती भी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपने लिखे हुए कविताओं को प्रेजेंट भी करती हैं। एंकर भी हैं, क्योंकि होस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट ना हो। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मन को और अपने दिमाग को ये नहीं साबित होने दिया, उसमें ये नहीं चलने दिया कि मैं शारीरिक रूप से अनफिट हूँ। और यही वजह है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से तय किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता वाणी की। ममता जी, इन 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलावा देने के लिए। थैंक यू सो मच। ममता जी, अगर बात करें दिल्ली से मुंबई का सफ़र किस तरह से रहा, क्योंकि जैसे आपने आपके बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें पता चला कि 8 साल की उम्र, 8 महीने की उम्र में आपको पोलियो इफ़ेक्ट हुआ था, जिसके बाद से लगातार आपने संघर्ष भरा जीवन व्यतीत किया और 11 साल से मुंबई में आप जो है सरवाइव कर रही हैं। किस तरह से ये पूरी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए प्रदीप जी, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ चलता रहे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। मुझे लगता है संघर्ष होने चाहिए, तकलीफ़ें होने चाहिए, दुख दर्द होने चाहिए, तभी इस ज़िंदगी का आपको आनंद आ सकता है। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि हंसना ज़िंदगी है, हंसकर गम उठाना ज़िंदगी है, जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियाँ मनाना ज़िंदगी है। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मुझे लगता है जो आप चाहते हैं, जो आपकी मन की ख्वाहिश है, उसको बस ठान कर आप आगे बढ़ते जाइए। कभी गिव अप मत कीजिए, कभी तकलीफ़ों से अपने गमों से, अपने दुख दर्दों से घबराइए मत, बस आगे बढ़ते जाइए और कभी गिव अप मत कीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि ज़िंदगी में क्या होगा घबराइए मत, जो भी होगा तजुर्बा होगा, जावेद अख्तर जी की कही बात आपने कही है लिखी हुई। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली से मुंबई का जो सफ़र रहा है ममता का, कितनी कठिनाइयों भरा रहा है, क्योंकि जब आप दिल्ली से मुंबई की तरफ मूव करना चाहेंगी तो परिवार वालों का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, जैसे ही मैंने होश संभाला था, अ, मैं जिस परिवार से आती हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरे परिवार में कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अच्छा करूँ और अपने परिवार का सहारा बनूँ। मेरे घर में काफ़ी ट्रेजेडीज़ हो गए थे, जिससे मैंने चाहा कि मैं अपने घर का एक बेटा बनूँ और कुछ करूँ अपने परिवार को हेल्प करने के लिए। तो मैंने ठान लिया। मैं दिल्ली में बतौर सिंगर काम कर रही थी। मैंने काफ़ी स्टेज शोज़ किए और सिंगिंग किया करती थी, साईं भजन गाया करती थी। उसके बाद 2010 में मैंने मंच संचालन शुरू कर दिया और ये सब चल ही रहा था। मुझे काफ़ी सम्मान भी काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूज़पेपर में आने शुरू हो गई, टीवी में आने शुरू हो गई, दूरदर्शन के कार्यक्रम कर लिए। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने पर और फैलाने चाहिए, तो मैंने मुंबई का रुख ले लिया और यहाँ पे मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया है। जब मैं एक चद्दर पे यहाँ पर आकर सोया करती थी ज़मीन पे, उसको भी मैंने एंजॉय किया है और अभी एक वन रूम किचन में अकेले रहती हूँ, मैंने इसको भी एंजॉय किया है। तो मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उसको एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत बुरा हुआ था या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जो हुआ था अच्छा हुआ था और बस जीवन चलने का नाम होता है।
ममता जी, अगर बात करें, जब जैसे आपने कहा कि दिल्ली थी तब तक मैं सिंगिंग करती थी, उसके पहले घर का एक बेटा बनने की कोशिश की, लेकिन अगर बात करें बचपन की कुछ यादें ताज़ा करेंगे, जब आप पहली बार घर से निकली होंगी तो कई तरह के लोगों की बातें भी सुनने पड़ी होंगी। देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो मानसिक नज़रिया होता है ऐसा ही होता है कि अरे बेचारी, बहुत अन्याय हुआ इसके साथ, इतनी सुंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी भी जो बाहरी आवाज़ें हैं ना उनको अपने अंदर इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो चार लोग जो होते हैं ना वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा करें या आप कुछ आगे बढ़ जाएं। वो आपको यही चाहेंगे, अरे ये नहीं कर सकते तुम, ये मत करो, बैठ जाओ। लेकिन वो आवाज़ें आपको अपने आप से हटानी होंगी, और तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। आज मैंने स्काई डाइविंग भी कर लिया, मैं फोर स्टाइल स्विमिंग भी कर लेती हूँ। मैं अकेले मुंबई शहर में रहकर सब काम खुद कर रही हूँ और अपने परिवार की भी सहायता कर रही हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मानसिक है और कुछ भी नहीं। अगर आप मानसिक और चार आवाज़ों को अपने आसपास नहीं मंडराने देते तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। कभी ऐसा लगा कि घर परिवार से इस तरह रोका गया हो कि बेटा ये मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं हो, दिव्यांग हो, ऐसी चीज़ें मत करो, क्या कभी ऐसा घर वालों का प्रेशर आया? अ, देखिए, मुझे ये लगता है कि जिसका जितना सोचने का होता है, दायरा होता है, वो उतना ही सोचता है। तो मेरे माँ बाप की इसमें कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो गांव से, यूपी से बिलोंग करते थे। उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। और इस तरह के कोई भी माँ बाप रहेंगे, वो अपने बच्चे के लिए यही चाहेंगे कि यू नो कुछ उस वो सेफ उतना ही साइड। सोच पा रहे हैं कि इसको सरकारी जॉब मिल जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो जाएगी और इसकी ज़िंदगी संभल जाएगी। लेकिन मैं अपने लिए कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, और क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसलिए मैंने होने नहीं दिया। और मैं जहाँ पे अपने आप को देखना चाहती थी, और आज मैं वहाँ पर हूँ, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं मेरे माँ बाप को बहुत ही, जैसे ही होश संभाला था, मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठा चुकी थी। इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी आगे बढ़ने से या कुछ भी करने से रोका नहीं। बिल्कुल, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा, उनकी बेटी एक अच्छा मुकाम हासिल करे, और यही वजह है कि ममता वानी लगातार अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ती जा रही। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, भले ही शारीरिक रूप से वो दिव्यांग है, लेकिन उनका जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि छू लो आसमान में, ऐसे ही हम कलाकारों को लाते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ अपनी मंजिल से भी प्यार करते हैं। ममता जी, जिस तरीके से अगर बात करें, पहले सिंगिंग, अब वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर काम करना, ये कन्वर्ट कैसे हुआ गाने से, फिर आप डायरेक्ट जो है इस तरह से वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर काम कर? तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया, घर में कुछ ट्रेजिडीज़ हो गए थे। मेरी सेकंड सिस्टर को जो है जलाकर मारा गया था, और उसके 2 ही साल के अंतराल में मेरा 10 साल का भाई ट्रक एक्सीडेंट के हादसे में ख़त्म हो गया था। तो ये 2 ट्रेजिडीज़ जब हुई तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ाई नहीं कर पाई थी और मैं फ़ेल हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा था उस वक्त में, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। शायद ईश्वर ने मुझे संगीत की किरण दी थी, और संगीत की किरण ने जैसे ही मुझको छुआ, तो मेरे जीवन में रोशनी आना शुरू हो गई, और मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया है और साईं बाबा से धागा जुड़ गया। मैं साईं भजन गाया करती थी, मैं पुराने गीत लता जी के, आशा जी के गाया करती थी। लेकिन जब संगीत को मैंने असल मायनों में जाना कि ये एक तपस्या है, और आपको बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत होती है संगीत में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आसान गीत जो पैपी नंबर्स हुआ करते थे वो गाया करती थी। लेकिन मुझे लगता था कि जो मुश्किल गाने होते हैं या जो बारीकियां होती हैं वो मैं नहीं निभा पा रही हूँ। इसलिए जब संगीत को पूरी तरह से जान लिया तो मुझे लगा कि मुझे संगीत का सम्मान करना चाहिए, और गलत गाकर मुझे इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को संगीत से, गाने से थोड़ा सा दरकिनार किया, और मंच संचालन, संगीतमय कार्यक्रमों में मंच संचालन करना शुरू किया। संगीत को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी आत्मा में संगीत बसा हुआ है। और जब मैं संगीत में कार्यक्रम होस्ट करती हूँ, मंच संचालन करती हूँ, और जब श्रोतागण सुनते हैं और
मेरे बोलने को सराहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आवाज़ से सब मिलती जुलती हैं, गाना हो, मन संचालन हो या फिर आवाज़ से अपनी अदायगी हो। आपके पास आप किसी इन आवाज़ों के ये जो आसपास की चीज़ें हैं, आप तराशना शुरू हो जाते हैं तो आप उस पे आसानी से काम कर लेते हैं। और वॉइस इंडस्ट्री में जो सिंगर होता है वो पहले से ही माइक से फैमिलियर होता है, हाई नोट्स, लो नोट्स ये सब पता होते हैं, तो उसके लिए अभिनय, अपनी आवाज़ के साथ अभिनय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। तो मुंबई में थी, मुंबई में अपने आप को स्टेबल करना कितना मुश्किल दे मानती हैं? कोई भी काम शुरू में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आप उसको जब करने शुरू हो जाते हैं और अपने काम पे अपने क्राफ्ट पे काम करना शुरू करते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो आपके काम से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। शुरू में थोड़ा सा संघर्ष होता है, प्रैक्टिस होती है और उसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं। हम चाहेंगे कि ममता लगातार शुरुआत के दिनों में संगीत से प्रेम करके आगे बढ़ी, क्योंकि संगीत ने ही आपके जीवन में नई ऊर्जा और नया प्रकाश लाई है। 2 लाइन दर्शकों के लिए जो सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका रहा हो। देखिए, मुंबई में आकर क्योंकि मैं गाना नहीं गा रही हूँ तो रियाज से थोड़ा सा नाता छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी साहिर लुधियानवी साहब मेरे बड़े ही पसंदीदा शायर रहे हैं, उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। वक्त मूवी में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ये गीत लिखा था जो कि आशा जी ने गाया। उसकी 2 पंक्तियाँ मैं गुनगुना देती हूँ और मुझे लगता है ये सिर्फ गीत नहीं है, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। बिकॉज़ कल हो ना हो, जो चला गया उसका कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसका कुछ नहीं पता, जो आपके पास है वो यही है, प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको गिफ्ट बोला जाता है। तो गाना है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। आवाज़ में आज भी वही सुरीले, भले ही जैसे श्री ममता जी ने पहले ही कहा कि जो संगीत से जुड़ा होता है उसका माइक से हमेशा कनेक्शन जुड़ा होता है, और यही वजह है कि ममता जी का आज भी आवाज़ में वही जादू सुनने को मिल रही। अगर हम बात करें वॉइस एक्ट्रेस के तौर पर, अब तक किस तरह के प्लेटफॉर्म और क्या क्या प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए? तो देखिए, शुरुआती मैंने जो किया था वो एम्बियंस डब के साथ किया था, क्राउड डब के साथ। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे मेरा काम आने लग गया तो मुझे वन लाइनर, कुछ डायलॉग, तो एक काला मूवी रजनीकांत जी की आई थी, उसमें मैंने रजनीकांत जी की बड़ी बहू की आवाज़ दी थी। और उसके बाद मुझे आजकल नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। OTT नेटफ्लिक्स पे आर्मी ऑफ द डेड एंड एडम प्रोजेक्ट एंड हाउस ऑफ कार्ड एंड ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक एंड बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसमें कई किरदारों को जो है मैंने आवाज़ दी है, वो आज भी उपलब्ध हैं। और अगर आप देखेंगे तो पीछे एंड में मेरा नाम भी आता है और मुझे बड़ी खुशी होती है इस क्राफ्ट से जुड़कर। बॉलीवुड की सबसे अच्छी आवाज़ कौन सी लगती है आपको? देखिए, बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन जब रेखा जी शायरी करती हैं या कुछ बोलती हैं तो सीधा दिल को लगता है। तो रेखा जी की आवाज़ में कुछ हो जाए? नहीं, मैं मिमिक्री नहीं करती हूँ प्रदीप जी। रेखा जी तो अपने आप में बस एक ही हैं, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। चलते चलते अपने आप को किस मुकाम पर आने वाले समय में देखना चाहती हैं ममता जी? देखिए, मैं हमेशा से अंदरूनी चीज़ों पे ज़्यादा काम करती हूँ। अंदरूनी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके अंदर का सुकून, आपके अंदर की खुशी, मुझे लगता है अगर ये आपके पास है तो आपसे सफल इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैं जहाँ भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी मेरा अंदरूनी सुकून और मेरी अंदरूनी खुशी, और बस कला से जुड़े रहना। इसी के साथ अगर मेरी सांसें ख़त्म हो जाती हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ममता जी, कई ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन उनके हौसले कहीं ना कहीं कम होते हैं, कहीं सपोर्ट नहीं होता है, कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, एक शेर है जो मैं हमेशा रिसाइट करती हूँ, ना मुश्किल को समझ मुश्किल, ना मुश्किल को समझ मुश्किल, सरे मुश्किल कुचल मुश्किल,
अगर कुछ शक्ल निकलेगी, इसी मुश्किल से निकलेगी। आपकी प्रॉब्लम में ही आपका सॉल्यूशन होता है। अ, ये जो 4 आवाज़ें होती हैं ना, यही आपको कुछ नहीं करने देती हैं। तो आप उन 4 आवाज़ों को बंद कीजिए और अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान कुछ चीज़ें कर पाता है, कुछ चीज़ें नहीं कर पाता। कोई दौड़ सकता है, कोई दौड़ नहीं सकता, कोई डांस कर सकता है, कोई डांस नहीं कर सकता। तो आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आप कर सकते हैं और उन पे काम करना शुरू कीजिए। और ये जो 4 आवाज़ें हैं, इनको पूरी पूरी तरह से मिटा दीजिए, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। आज का एक दौर, आखिरी सवाल थोड़ा हटके, कि आज के समय में लोग पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। जिस तरह से अश्लीलता की बात करें, लगातार अश्लीलता को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं। क्या लगता है कि आज इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर ममता क्या सोचती है? देखिए, अश्लीलता और फैशन में बहुत ही एक बारीक लाइन होती है। जहाँ तक बात फैशन की आती है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप फैशन एक कला से जुड़ जाता है। लेकिन अश्लीलता जहाँ पे आप अपने पूरी तरह से वस्त्र उतार देते हैं, वो कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि असल में हम भारत में हैं और भारत की संस्कृति कभी भी आपको नग्न नहीं देखना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी ममता वानी जी, जिन्होंने अपने हौसले को कभी गिरने नहीं दिया, अपने मन मस्तिष्क में कभी इस चीज़ को आने नहीं दिया कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने घर के, अपने परिवार के एक बेटे के तौर पर, एक भले ही बेटी हैं लेकिन बेटे के तौर पर अपने माता पिता के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। और यही वजह है कि उनका हौसला और उनकी इच्छा शक्ति ही उन्हें सक्सेस की तरफ आगे ले जा रही है। और दिल्ली से मुंबई तक का जो सफ़र है 11 सालों का, वो आज एक मंजिल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।